हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है कि एसआईपी ज़्यादा अच्छी है या फिर गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी, इनमें से किस में रिटर्न करने पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो हमने एक कैलकुलेशन किया और यहाँ पे 20 साल का टाइम फ्रेम रखा है और देखेंगे कि इसमें से कौन बेहतर है। तो सबसे पहले ये तो हर एक के मन में सवाल रहता है, लेकिन तीनों में से फ़ायदा किसके पास ज़्यादा है या आपके फाइनेंशियल गोल पर भी निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, किस पर्पज़ से क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी जनरली जो हम जानते हैं कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। हर महीने 10,000 के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अगर 12% का रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हिस्टोरिकली प्रूवन है। पिछले करीब 30-35 साल का डेटा तक आप निकाल के देखेंगे तो मार्केट ने और एसआईपी ने 12% का एवरेज रिटर्न तो दिया ही है। तो 20 साल में लगभग उस 10,000 रुपये से 98 लाख रुपीज़ तक बन सकते हैं। और अगर आप थोड़े अग्रेसिव होते हैं और स्मॉल कैप तक जाते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो 15% तक रिटर्न मिल सकते हैं और उससे आपका ये जो पोर्टफोलियो है वो लगभग सवा करोड़ के आसपास पहुंच जाता है या उससे भी ज़्यादा, 10,000 रुपये महीना लगाने से 20 साल तक। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पैसा बढ़ाता जाता है। अगर आप इसको 20 साल बाद आपको उपयोग नहीं लग रहा है और सिर्फ आप 5 साल के लिए और कर दें, तो वही 1 करोड़ 5 साल में आपके 3 करोड़ तक हो जाएँगे। और वही 10 साल में अगर आप करते तो और गुना कई गुना बढ़ जाएँगे। तो अगर आप कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो इसमें जितना समय आप दे सकते हैं दीजिए। इसमें लिक्विडिटी रहती है, आपको अगर कभी भी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको हफ़्ते भर के अंदर-अंदर आपका अमाउंट मिल सकता है आपके बैंक अकाउंट में और आप उनका उपयोग कर सकते हैं। टैक्स एफ़िशिएंसी रहती है, आपको पता रहता है कि कितना टैक्स लगेगा और एक बार ही टैक्स देना रहता है। और जो टैक्स रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो उतना ज़्यादा भी नहीं रहता जितना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहता है। और दूसरा, इसमें जो टैक्स आज लग रहा है, हो सकता है आज से 20 साल बाद जब आप इस पैसे को विथड्रॉल करें, तो वो उतना ना लगे, क्योंकि आज अगर 12 लाख रुपए पे आपका इनकम टैक्स लग रहा है और आज से 20 साल बाद शायद हो सकता है वो इनकम टैक्स 50 लाख रुपए पे शुरू हो, तो आपको जो 98 लाख रुपए मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स भी शायद उस हिसाब से उतना ना लगे। इसमें सिर्फ़ एक नुकसान है कि मार्केट का रिस्क शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव होते हैं, पर मैं समझता हूँ कि ये रिस्क प्रॉपर्टी में भी रहता है। सोने में शायद ये रिस्क उसका अपोज़िट रिटर्न लेके आता है, यानी कि सोने के दाम बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे प्लान की, यानी कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। अगर आप गोल्ड में 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हिस्टोरिकली देखा गया है कि 9 से 10% रिटर्न उसमें मिला है। अभी आप सोचेंगे कि नहीं, नहीं, रिसेंटली तो गोल्ड के प्राइस काफ़ी बढ़े हैं, 98,000 से 1,25,000 रुपये एक ही साल में हो गया, कुछ ऐसा। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रिटर्न होते हैं, ये कभी 1 साल में 20-25% रिटर्न भी मिल जाता है। और ये चीज़ एसआईपी में भी होती है कि कभी-कभी तो कोरोना के टाइम पे 70-70, 60-60% तक रिटर्न कई एसआईपीज़ ने दिया है, लेकिन कई साल ऐसे भी होते हैं जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। इसलिए रिटर्न्स को अगर एक्यूरेटली ट्रैप करना है पर ईयर के हिसाब से, तो आपको कम से कम 10 से 20 साल का होराइज़न रखना पड़ता है। और ऐसा देखा गया है लगभग 20 साल से भी ऊपर के होराइज़न में कि 9 से 10% रिटर्न सोने में हमें मिला है। और सोने में 20 साल में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 75 लाख रुपए आपको यहाँ पे बनेंगे। और इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें आपको इन्फ्लेशन से सुरक्षा मिल जाएगी, यानी कि आपका जो महँगाई हो रही है, उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। आज आपने जितने का सोना लिया है, आपको लगेगा कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो इतना महँगा बिका है, लेकिन असल में वो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट दे के नहीं गया। उसने बस आपको इन्फ्लेशन को हल्का-सा बीट किया है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी ग्लोबल वैल्यू है, एटलीस्ट आज तो है। लेकिन इसका ये 2 नुकसान है कि इसमें पैसिव इनकम कुछ नहीं होती है और इसके स्टोरेज का झंझट रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला एसेट भी सोना ही होता है, जो बड़ी आसानी से चोरी किया जा सकता है, गुम सकता है। किसी पार्टी में गए आप, सोने के चेन पहन के और गिर गई, ऐसा किसी के साथ अगर हुआ हो तो आई एम सॉरी, ऐसी मेमोरी याद दिलाने के लिए, लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है। और सोने का एक नुकसान जो मुझे सुनने में आया है रिसेंटली, रिसेंटली तो नहीं पर अपकमिंग फ्यूचर में लगभग 15 साल 20 साल बाद हो सकता है कि अब वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल गोल्ड बनाना शुरू कर दिया है। लेड को हाई प्रेशर पे उन्होंने जो भी ऑपरेशंस किए उसके ऊपर, उससे उन्होंने आर्टिफिशियल गोल्ड बनाने में सफलता हासिल करी प्रैक्टिकली। और अब वो उसको मास स्केल पर 2045 तक बनाना शुरू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एआई।
यानी कि अगर आप किसी एआई से बात करें स्पेशली जेमिनी या चैटजीपीटी से, तो आप पाएँगे कि 2045 तक या 2050 तक, यानी कि लगभग आज से 20 साल बाद गोल्ड का मास प्रोडक्शन संभव है। तो ऐसे में गोल्ड में जो स्टेबिलिटी अभी तक हमें मिलती आई है, वो उस वक़्त नहीं रहेगी और हो सकता है कि गोल्ड की जगह जो ग्लोबल वैल्यू हम लोग गोल्ड को आज मानते हैं, उसकी जगह एनर्जी को ग्लोबल वैल्यू माना जाने लगे। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से रिस्की भी हो सकता है आज से 20 साल बाद आप गोल्ड के दाम बढ़ना रुक जाएँ या फिर कम भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी में 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर 20 साल में मूल्य जो है 3 से 4 गुना बढ़ सकता है, यानी कि 30 से 40 लाख रुपए हो सकता है। तो अभी यहाँ पे मुझे हो सकता है कई लोग इस पे टोकें कि अरे नहीं ये तो गलत है, वैल्यूएशन निकाला है आपने, लेकिन मैं इस पे भी आता हूँ। एक्चुअली इसमें कुछ फ़ायदे हैं जैसे कि ये टेंजिबल एसेट है, रेंटल इनकम मिलती है और इसमें ये सब फ़ायदे रहते हैं, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि लिक्विडिटी कम रहती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी प्रॉपर्टी के दाम 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उनको अर्जेंट बेचना है, इसलिए उन्होंने उसको 85 लाख रुपीज़ में बेचा, 15 लाख के कम में, क्योंकि उनको जल्दी बेचना था और उनको उन पैसों की सख्त ज़रूरत थी और उनको सालों से उसके ग्राहक नहीं मिल रहे थे। तो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आपको उससे कम में भी प्राइस मिल सकता है और इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं फ्यूचर में। इसके कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि मेंटेनेंस और टैक्सेस भी हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। तो अब आप लोग कहेंगे कि प्रॉपर्टी जो है सबसे बढ़िया है। तो इसके एक्चुअली 3 कारण होते हैं। एक तो इमोशनल अटैचमेंट, आप लोगों को लगता है कि घर एक सपना होता है और टेंजिबल एसेट होने से एक सेफ्टी फ़ील करते हैं कि नहीं मेरे पास एक घर है, मेरे पास ज़मीन है। दूसरा कि ये ओल्ड जनरेशन जो डेटा है 90s और अर्ली 2000 में, उस टाइम पे प्रॉपर्टी के दाम 5 से 10 गुना तक बढ़े थे, क्योंकि अर्बनाइज़ेशन बहुत तेज़ हुई थी। तो उस वक़्त लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं आज 3 लाख का बंगला लेने वाला आदमी आज 1 करोड़ में बेच रहा है वो बंगला। तो उस वक़्त ये हुआ क्योंकि उस वक़्त अर्बनाइज़ेशन नहीं था इंडिया में और अब ये अर्बनाइज़ेशन काफ़ी हद तक हो चुका है। अगर आप पॉपुलेशन और अर्बनाइज़ेशन को कंपेयर करें तो अब ऑलमोस्ट हम एक वर्ज जो होना चाहिए, जो लिमिट होना चाहिए, हम उसके आस-पास आ चुके हैं और अब हमें प्रॉपर्टी में उतना जो ईयरली जो 10 से 15% ईयरली हमें मिल रहा था पहले, वो अब 4 टू 6% ईयरली होने वाला है और रेंटल यील्ड भी जो 6 से 8% हमें मिल रही थी, वो 2 से 3% तक ही होने वाली है और मेंटेनेंस जो होने वाला था, टैक्स जो होने वाला था, वो भी ज़्यादा होने वाला है और लिक्विडिटी तो मैंने बता ही दिया कि इसको आपको बेचना आसान नहीं है। और तीसरा जो एक तो इमोशनल अटैचमेंट हुआ, दूसरा ओल्ड जनरेशन डेटा बताता है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़े थे डेटा पहले प्राइस, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में भी शायद प्रॉपर्टी के दाम तेज़ी से बढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। और तीसरा जो है कि लेवरेज इफ़ेक्ट, यानी कि प्रॉपर्टी जो है लोन लेकर खरीदी जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के पैसे से हम वेल्थ बना रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें, ध्यान दें, तो आप 20 सालों के लिए भी लोन लेते हैं, तो आप कभी कैलकुलेट करके देखिए कि आपने उस मकान को एक्चुअल में कितने रुपयों में खरीदा। आपने जो टैक्स दिया, आपने जो ईएमआई भरी, उसके आधार पर अगर आप निकालें तो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे अगर आप लोन लेने जाएँ, तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ़ 10 लाख की नहीं पड़ी, ये तो शायद मुझे काफ़ी महँगी पड़ी। अब मैं इसका कैलकुलेशन अभी नहीं करना चाहता क्योंकि ये हर बैंक के ऊपर निर्भर करता है, प्रॉपर्टी लोन और का आप कितना डिपॉज़िट जमा कर सकते हैं और इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपने कितने का लोन लिया। तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी में 20 साल में 3 से 4 गुना वैल्यू आज के टाइम पे एक्सपेक्ट की जा सकती है फ्यूचर में देखा जाए तो। तो 30 से 40 लाख रुपए वैल्यू होगी। आप चलिए इसको 50 लाख भी मान लेते हैं कि चलो ये इसमें 50 लाख रुपए वैल्यू होगी। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं ये मैंने बता दिया, टेंजिबल एसेट है, रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है और लिक्विडिटी कम है और मेंटेनेंस और टैक्सेस इसमें देना रहता है, ये इसका नुकसान है। तो 20 साल का अब हम कंपैरिज़न करें तो हमें एसआईपी में 98 लाख रुपीज़ मिले थे 12% रिटर्न पे, जिसमें लिक्विडिटी हाई थी, बहुत आराम से निकाल सकते थे। रिस्क ये था कि ये मॉडरेट है, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने मन से स्टॉक्स खरीद के पैसा लगा के छोड़ दें और वो किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगा दिया जो डूब गई या ऐसे किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया जैसे कि आरकॉम में कुछ लोगों ने लगाया था और वो उसके हालात आज ख़राब हो गए जबकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, या जेट एयरवेज़ जैसी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा के लोगों को नुकसान हो गया। तो अगर आप ऐसी किसी स्टॉक में फँस गए और आपका पैसा डूब गया, तो वो बड़ा रिस्की रहता है। लेकिन एसआईपी में ये रिस्क थोड़ा कम हो जाती है। क्यों? कम क्या मतलब लगभग ना के बराबर होती है। क्योंकि एसआईपी में पैसा उन लोगों के हाथों में होता है जो उस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। वो न्यूज़ को लेकर अपडेट रहते हैं। वो इन चीज़ों को लेकर अपडेट रहते हैं कि अगर अब मैं स्टॉक में
इतने रुपए कमा चुका हूँ तो आगे क्या इसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं है, तो वो उस हिसाब से उसकी एग्ज़िट कर सकते हैं। या लॉस में जाने पे वो उसको काट सकते हैं कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना, तो वो एक बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं और आपका पैसा बना कर देते हैं। गोल्ड में 75 लाख रुपए आपको मिले, जो कि लिक्विडिटी उसमें भी मीडियम है, आप बेच सकते हैं तुरंत और थोड़ा बहुत कुछ 85% आपको उसका रिटर्न मिलता है करंट प्राइस के हिसाब से और उसमें रिस्क भी लो है कि आपको कुछ नुकसान होगा। फ़िलहाल तो नहीं, जैसा मैंने आपको बताया फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है और मेंटेनेंस तो कुछ करना ही नहीं रहता, सिर्फ़ मेकिंग चार्जेस वगैरह कुछ देने रहते हैं और प्रॉपर्टी में 30 से 40 लाख रुपए, लेकिन लिक्विडिटी तो वैसे ही लो है, बिकेगी नहीं। रिस्क बहुत मतलब रहती है, हाई रहती है कि मतलब लिक्विडिटी लो है और रिस्क जैसे 30 से 40 गुना है, तो आप यूँ मान के चलिए कि उसमें दूसरे तरीके के रिस्क रहते हैं, कब्ज़ा करना और टैक्स वगैरह तो देना ही है और कभी-कभी भूमि अधिग्रहण भी हो जाता है और इसके अलावा उसमें मेंटेनेंस थोड़ा हाई रहता है। जैसा मैंने बताया उसको टैक्स वगैरह देना और सारी चीज़ें और आगे जाके ऐसे नियम भी आने वाले हैं और देखा गया है कि अगर आप किसी भूमि को खरीदते हैं और अगर आप उसको खाली छोड़ के रखते हैं करीब-करीब 2-3 साल तक या ऐसा कुछ एक नियम अभी कुछ जगहों पे आने शुरू हो गए हैं, तो आप उस भूमि पे अपना अधिकार खो सकते हैं। यानी कि इसमें एक रिस्क ये भी जुड़ गया है कि आप सिर्फ़ प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ दें और सोचें कि अब उसपे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ़ इसी को बढ़ने दूँगा, तो ये भी बड़ा रिस्की हो सकता है फ्यूचर में। तो लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि एसआईपी जो है वो ग्रोथ देगी, गोल्ड जो है वो सेफ्टी देगी और प्रॉपर्टी जो है वो स्टेबिलिटी देगी। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो एसआईपी सबसे आसान और बेटर रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। तो आज ही निवेश करें, शुरू करें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएँ क्योंकि 20 साल बाद जीत उसी की होगी जो कंसिस्टेंट रहेगा। याद रखिए प्रॉपर्टी से आप अमीर दिख सकते हैं कि आपके पास इतना बंगला है, ये है, लेकिन एसआईपी से आप सच में अमीर बन सकते हैं। क्योंकि एसआईपी 12% एनुअल रिटर्न पे भी आपको 98 लाख रुपीज़ दे रही है, जो आप यकीन मानिए आज के टाइम पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के चांसेस 8 से 10 साल बाद धीरे-धीरे कम होने लगेंगे। तो आपको हो सकता है शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न अभी कुछ सालों में दिखा हो प्रॉपर्टी में, स्पेशली कोरोना के बाद, लेकिन ये कंसिस्टेंट आगे नहीं रहेगा, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अर्बनाइज़ेशन काफ़ी अमाउंट तक हो चुका है और ये चीज़ दूसरे देशों में भी देखी गई है, स्पेशली न्यूयॉर्क और सॉरी अमेरिका और यूरोपियन देशों में, जहाँ पे अब पॉपुलेशन डिक्लाइन या चाइना जैसी जगहों पे जहाँ पे प्रॉपर्टी तो बहुत ही मास लेवल पे बनाई गई है सोच के कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन जैसे ही स्टेबल होने लगी पॉपुलेशन ग्रोथ और इवन चाइना में तो डिक्लाइन होने लगा पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो प्रॉपर्टी में एक तरीके का भूचाल आ गया और लोगों ने जो इतनी प्रॉपर्टी बनाई थी वो भी लोगों की बिक नहीं रही थी। तो देखिए, प्रॉपर्टी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हर निवेशक के लिए नहीं। प्रॉपर्टी में एक तो आपको एंट्री कॉस्ट ज़्यादा लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लिक्विडिटी इश्यू बहुत ज़्यादा रहता है। आपके पास या तो सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको लोन मिले या तो फिर आपके पास बहुत सारा डिपॉज़िट अमाउंट होना चाहिए देने के लिए। और एसआईपी तो आप छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। बस आपको डिसिप्लिन बने रहना है और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फ़ायदा उठाते रहना है। प्रॉपर्टी में आपकी वेल्थ दिखती रहेगी, लेकिन एसआईपी में आपकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता था और मैं एसआईपी को लेकर 70 से 80% तक श्योर हूँ कि ये एक बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न है कंपेयर टू प्रॉपर्टी के, जो कि मुझे लगता है कि 30% तक हायर रिटर्न के चांस हैं जिसके फ्यूचर में। तो अब आप इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है ये कमेंट करके मुझे बताएँ और आगे ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अ, थोड़ा प्रभावी लगा हो, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को ये पसंद ना आया, तो आप इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।